शांति जी जवाब दे देंगे इसका, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओवैसी साहब, जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं नोटबंदी से, आप कह रहे हैं मुसलमान ज्यादा हैं, उन लोगों को कैशलेस जाने में, बैंकिंग सिस्टम में आने में दिक्कत क्या है? ओवैसी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? जिन लोगों की आप वकालत करें, मुझे लगा शायद आप जवाब सोच रहे हैं। अभी वो उठकर आए तो उनको मौका दिया जाए, इसलिए। अच्छा, नहीं, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ वेदांती जी। जिन लोगों की आप वकालत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नोटबंदी से सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पे हुआ है, उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में आने में दिक्कत क्या है? आप बैंक कैशलेस की तरफ आने में दिक्कत क्या है? अरे कल तूफान आया चेन्नई में, इंटरनेट स्लो हो गया, तो सबके लिए है। अरे सुनिए तो सही, फिर आपका पीओएस क्या काम करेगा? सबके लिए ओवैसी जी। अरे भाई, आप देखिए, हमारे पास कैसा करते हम गरीब को बर्बाद करके मुल्क में रिफॉर्म करते। हम कह रहे हैं ऊपर से करो भाई, आप नीचे से बर्बाद करके क्यों रिफॉर्म करना चाहते हैं? आप ऊपर से करिए ना। और बैंक आप खोलते क्यों नहीं? मैं रोकूंगा आपको बैंक खोलने के लिए? एक मिनिस्टर तो कह दिए कि फैमिली प्लानिंग मजबूरन होनी चाहिए। अरे भाई, आप बैंक्स खोलिए ना। तो फिर ये जो लॉजिक दिया जाता है, एक आर्ग्यूमेंट है कि बैंक से मुसलमान जुड़ना नहीं चाहता है क्योंकि सूद हराम होता है। अरे अकाउंट देखिए, मैं अगर करंट अकाउंट खोलूंगा तो सूद कहाँ आएगा उसमें? मैं फिक्स डिपॉजिट खोलूंगा तो इंटरेस्ट आएगा। और तीसरी बात यह है कि आप तो इस्लामिक बैंकिंग को अलाउ कर रहे हैं। सऊदी अरब को जाके, ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। इस्लामिक, एक तरफ आप कह रहे हैं बैंक नहीं है, दूसरी तरफ आपके भी कुछ रिजर्वेशन है। मेरे कोई रिजर्वेशन नहीं है, लोन नहीं लेंगे, मेरे कोई रिजर्वेशन। मैं तो कह रहा हूं लोन दो मुझे। आपको मैं बता रहा हूं कि 3 मार्च टाइम्स ऑफ इंडिया 2016 में वजीउद्दीन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा है कि मुसलमान और दलित को सिर्फ 2% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लोन मिलता है। मैं तो कह रहा हूं क्रेडिट दो मुझे। और आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 लाख करोड़ का लेंडिंग ही नहीं हुआ मुल्क में, सबको नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 2 साल के बाद बारिश हुई, बेहतरीन बारिश हुई, फसल खड़ी हुई है, बगैर गोली चलाए, बगैर टीयर गैस, बगैर लाठीचार्ज के तबाह और बर्बाद कर दिए घरों को पूरा। ये कोई बात है? ये क्या बात है? इनफॉर्मल सेक्टर तो अच्छा, व्हाइट गुड्स 50% जीरो है। अगर 2% जीडीपी भी अगर गिर जाता है, एक जीडीपी 1,30,000 करोड़ का होता है, यानी 2,60,000 करोड़। ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद। जवाब दीजिए वेदांती जी। जीडीपी का भट्टा बैठा दिया और सीधे चैलेंज दे रहे हैं ओवैसी साहब, कह रहे हैं 5 स्टार्स में सारा पेमेंट डिजिटल कर दीजिए, शराब सिगरेट की बिक्री सारी डिजिटल कर दीजिए। ये क्यों नहीं करते हैं? बड़े लोगों पे हमला नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं नीचे से आप सुनिए, 8 नवंबर का जो भाषण था, 18 मरतबा करप्शन, 8 मरतबा काउंटरफिट, करप्शन, काउंटरफिट, नेशनलिज्म, ब्लैक मनी। अब कैशलेस पे आ गए। बाद में प्रधानमंत्री बोलेंगे देखिए इतना पैसा आ गया और मेरी वजह से आ गया। अरे भाई, 14 लाख में 13 लाख करोड़ आ गया तो विंडफॉल कहां गया? फिर कहां गया विंडफॉल? सरकार कह रही है अभी आने तो दीजिए, उसके बाद जिन जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है उनसे टैक्स वसूला जाएगा, उसके बाद आगे टैक्स रेट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी। कहां जीडीपी? वो कह रहे हैं ये तो टेम्परेरी रोड ब्लॉक। अरे टेम्परेरी? आप 70% इनफॉर्मल इकोनॉमी को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये क्या कोई खिलौना है कि इस तरह से बना देंगे दोबारा? लेकिन उस 70% में आप मुसलमानों वाला एंगल क्यों ढूंढ लेते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या मुसलमान इस देश के सिटीजन बिल्कुल है? सबके लिए क्यों? बिल्कुल है। मैं मुसलमान दलित की बात कर रहा हूं, सबसे वल्नरेबल वो है कैश इकोनॉमी में। आप यूपी के लिए तो नहीं कर रहे हैं? यूपी चुनाव के लिए मुसलमान और दलित? देखिए, मैं जरूर पॉलिटिशियन जरूर हूं, मैं कोई फिलोसोफर या कोई वो नहीं हूं। मैं पॉलिटिशियन जरूर हूं, मगर हकीकत को बयान करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। यूपी इलेक्शन में होकर देखेंगे लोग, जो आज लाइन में खड़े हुए सर्दी में, कल वोटर लाइन में भी खड़े रहेंगे और अपना जवाब देंगे। इलेक्शन बड़े मजे का होगा। आज ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 24,000 रुपये, इलेक्शन होगा 3 हफ्ते का। अगर आप कैंडिडेट हैं तो क्या आप 75,000 में इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन को तो मजा आएगा कि भाई 1 लाख में कोई इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी भी 24,000 नहीं निकाल सकेगी। अच्छा, अब आप नहीं देखते जाइए। अब जो खेल होगा ना डुगडुगी का, मजा आएगा। अभी तो ये तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। आप भी ढंग से लड़ने जा रहे हैं ना यूपी का इलेक्शन? नहीं, मैं बेढंग आदमी हूं भाई, मैं तो एंटी नेशनल हूं, कम्युनल हूं, सब चीज हूं मैं। हर बुराई का मुंबा मैं जाऊंगा बराबर। हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने जा रहे हैं।
हाँ, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम विभाजित हो जाए, और विभाजन के लिए ये जिम्मेदार केवल ओवैसी जी होंगे, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे और खाली हाथ लौट आए। बिहार भी गए, बिहार भी गया था तो हारे, खाली हाथ लौट आए। मैं बिहार भी गया था तो हारे ही है, मैं बिहार भी गया तो हारे। और जिस राज्य से ये आते हैं, आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम एमपी जीतकर नहीं आया। और सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे आप देख लीजिए भाई, कभी मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं। मैं तो शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री का कि आपने इस मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को तोड़ा, और मैं हमेशा से कायल रहा कि हिंदू वोट बैंक रहा है इस मुल्क में, और हर पार्टी उस हिंदू वोट बैंक के लिए काम करती है। किसने मुस्लिम वोट बैंक का मिथ तोड़ा, कैसे तोड़ा? नहीं, कभी मोदी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। हाँ, हिंदू मुस्लिम की बात कभी मोदी जी नहीं किया। सभी के हित के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात मोदी जी ने किया है, इसलिए उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजन के शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया है। अच्छा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, जरा सुनिएगा, इन्होंने कहा ओवैसी साहब ने कि मोदी जी ने मुस्लिम वोट बैंक का मिथ तोड़ा, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं ओवैसी साहब। नहीं, हमेशा से होता क्या था कि बीजेपी बोलती थी कि अपीसमेंट, मुस्लिम वोट बैंक, और हमारे हाथ में एक लॉलीपॉप दिया जाता था। आज सबको मालूम हो गया कि ये वोट बैंक, वो लॉलीपॉप कौन देता था? ये तमाम पार्टीज देते थे, तमाम पार्टीज देते थे। इसकी जिम्मेदार हम भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, मैं कह रहा हूं। इसीलिए अगर आप हमारा एम्पिरिकल डेटा देखेंगे सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का, तो कितना बुरा है। तो मोदी जी ने मिथ कैसे तोड़ा है? मोदी जी ने इस मिथ को इस तरह तोड़ा कि उन्होंने 31% वोट लिया और पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान नहीं जीता, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से 400 सीट 420 या 30 पे लड़े थे, जिसमें से 8 मुसलमानों को टिकट दिया, 7 की जमानत जब्त हुई, एक अपनी जमानत बचा सका। तो आप खुद देख लीजिए, ये डेटा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। वैसे साहब, मैं अक्सर ये सोचता हूं, मैं जब आपके बयान सुनता हूं या पढ़ता हूं, खासतौर से मोदी जी के बारे में, आपको मोदी जी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? बल्कि मैं नफरत शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा लगता है कि आज आप लड्डू खा के आए लाइन में ठहरे रखे बीजेपी का। बिल्कुल नहीं, आप लड्डू खा के आए, एक खाए दो खाए, बताइए। लड्डू नहीं खा, और उसमें ये भी गारंटी है कि पुराने लड्डू भी वापस करा सकते हैं आप अगर दो है तो। नहीं, आप लगता है वो लड्डू खा के वो मिठास की बात कर रहे हैं। लड्डू का जवाब वेदांती जी देंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का ओवैसी जी जवाब, ओवैसी जी इस बात को जानते हैं कि मोदी जी ने, जवाब दे लीजिए जरा एक सेकंड। देखिए, मोदी जी से आपको प्रॉब्लम क्या है? कभी आप उन्हें जालिम कहते हैं, फकीर नहीं जालिम है, फिर आप कहते हैं कॉमेडी शो के एक्टर हैं। जा रहे हैं पंडित जी, नहीं आ रहे हैं। फिर आप कहते हैं कॉमेडी शो के एक्टर हैं, कभी आप उनको सीधे चैलेंज कर देते हैं। अब देखिए, कभी आप कहते हैं उनके पाप का घड़ा भर गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम नोटबंदी करके जापान गए, वहां जाकर बोले 500 की नोट गए, गोवा को आए और रोना शुरू कर दिए। फिर उत्तर प्रदेश गए, बोले नींद की गोली अमीर खा रहा है। फिर उसके बाद आप कहीं और एक और मुकाम पर जाकर कुछ और भाषण दे दिए। भाई, मेरी जान को खतरा है। आप कॉन्फिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा मेरी जान को खतरा है तो स्टॉक एक्सचेंज तो पिट गया, फिर प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है। और हिंदुस्तान के वजीर आजम की मुखालिफत करना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुखालफत करिए, बिल्कुल करूंगा, करिए, और जिंदा रहे तक करते रहूंगा। बिल्कुल करिए। और देखिए, मैं कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं हूं कि गाकर दिल खुश कर दूंगा या नाचूंगा। मेरा राइट है, मैं खिलाफ बोलूंगा और बोलते रहूंगा। बिल्कुल बोलिए। और मैं किसी के बोलने पे पीछे हटने वाला नहीं हूं। हाँ, जिनके मुफादात वाबस्ता होंगे वो खुले तौर पर उनकी जाके आशीर्वाद या खामोशी से पीछे जाते होंगे। मेरा तो कोई मुफाद ही नहीं है। मेरा मुफाद यह है कि मुल्क में जो गलत पॉलिसी अपनाई जा रही है, आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क का यह पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने जय श्री राम के नारे लगाए। बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर ने जय श्री राम का नारा लगाया? दिक्कत क्या है? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, दिक्कत क्या है? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इस मुल्क का, मैं कभी नहीं होऊंगा, और मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा। हाल में ये भी बहुत खबरों में रहा है। आप तो शादी नहीं हो रही तो अल्लाह क्या होगा सर? आप तो पहले शादी करवा दीजिए मेरे लोगों की, उसके बाद तलाक पे आइए। शादी नहीं हो रही है सर, आप क्यों ट्रिपल तलाक पे जा रहे? कई शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब आप डिमोनेटाइजेशन पे तलाक इशू लाना चाह रहे हैं। देखिए, मोदी साहब ने हिंदुस्तान के गरीब आवाम को 500,000 लेके तलाक 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 कह दिया, तो आप इससे क्या पूछ रहे हैं सर?
आप बदलने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं सर, हम नहीं आप बदलेंगे। बदलिए, कैसेस की तरफ जाइए, ट्रिपल तलाक को छोड़िए। सर, हम पुराना एंटी- हो गया, हम एंटी- औरतों का एक्सप्लॉयटेशन तो होता है। तलाक- अरे तलाक सर, हम समाप्त करना एंटी चाहते हैं। नेशनल है, हम मोदी जी ने कम्युनल कभी नहीं है, कहा हम कि नहीं तलाक बदलेंगे। से 500 रुपए हमको का तलाक किया सर्टिफिकेट जाए। दिया जा चुका है कि हम एंटी नेशनल है, कम्युनल है। और भी कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, जिंदगी के सफर में। नहीं, ट्रिपल ट्रिपल तलाक पे क्यों आप इसको सपोर्ट करते हैं? औरतों का एक्सप्लॉयटेशन है, हाई कोर्ट ने कह सुनिए, दिया, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सारी औरतें कहती हैं, इवन मुसलमानों में। अच्छा ठीक है, आपको मालूम कल वायर डिजिटल में अबू साले शरीफ का आर्टिकल आया, डिजर्टेड वाइव्स। अब और नहीं बोलता, अक्लमंद को इशारा काफी है। डिजर्टेड वाइव्स में ज्यादा मुसलमान नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं ही लूं। हिंदुस्तान में 10 साल की उम्र में 1 लाख गैर मुस्लिम बच्चियों की 10 साल की उम्र में शादी हो गई। कभी प्रधानमंत्री नहीं बोलते इन बारे में। गोवा में भी इलेक्शन है ना, वहां जाकर कह दीजिए कि गोवा का कानून यह कहता है, स्वामी जी सुनिए, कि अगर 25 साल की उम्र तक कोई हिंदू औरत बच्चा पैदा नहीं करती तो उसके शौहर को दूसरी शादी कर सकता। 30 साल की उम्र में बेटा नहीं पैदा हुआ तो दूसरी शादी कर सकता। प्रधानमंत्री बोल दें कि हम ये लॉ बदल देंगे, क्या ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम ये कोर्ट मसला सुनिए, एक मुस्लिम महिला, बल्कि कई मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम तो नोटबंदी से लेकर ट्रिपल तलाक पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी